नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने पहले देखा दूसरा वीडियो, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, अब आज चलेगा अपना तीसरा वीडियो। आपने पहले सबसे पहले तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करो, जिससे क्या हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जो इसके पास में बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दो, जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहे। अब चलते हैं हम आगे। जैसे दूसरे वीडियो के अंतर्गत हमने बहुलक की जो क्रियाविधि थी या बहुलीकरण की जो विधियां थी उसके बारे में हमने स्टडी की, और इसमें सर्वप्रथम हमने योगात्मक बहुलीकरण के बारे में पढ़ा, क्योंकि इसको भी दो भागों में बांटा गया, योगात्मक और संगणन। सबसे पहले हमने योगात्मक बहुलीकरण पढ़ा। योगात्मक बहुलीकरण के अंतर्गत हमने डिवाइडेशन देखा, विभाजन देखा, तो दो भागों में इसको बांटा गया था। पहला था इसका मुक्त मूलक और दूसरा था इसका आयनिक। मुक्त मूलक के अंतर्गत में हमने पढ़ा, और मुक्त मूलक के अंतर्गत 3 स्टेप के द्वारा पूर्ण होती है। पहली स्टेप थी श्रृंखला प्रारंभ, दूसरी स्टेप थी श्रृंखला संचरण, और तीसरी स्टेप थी श्रृंखला का समापन। श्रृंखला समापन भी 4 पदों में पूर्ण हो रही थी, और चारों पदों में से आप चाहो तो कोई से पद में स्टेप में भी मतलब कर सकते हो फोन। ये भी नहीं कि सर चारों स्टेप हमारे को याद रखनी जरूरी है क्या, नहीं। अगला क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछेगा मुक्त मूलक की योगात्मक बहुलीकरण की क्रियाविधि दीजिए, और आपको क्रियाविधि बतानी है। अब दूसरी हमने पढ़ी या पढ़ेंगे आयनिक योगात्मक बहुलीकरण, दूसरी सेकंड। अब आयनिक योगात्मक जो बहुलीकरण है ये क्या होता है? आयन, जैसा कि हम जानते हैं आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक धनायन और एक दूसरा ऋणायन। धनायन को हम कार्बोकेटायन के नाम से जाना जाता है, ऋणायन को कार्बे एनायन के नाम से जाना जाता है। अब देखो इसमें फर्स्ट, इसका वी फर्स्ट, इसको 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया। 2 भाग कौन कौन से इसमें? पहला भाग था हमारा इसमें आयनिक के अंतर्गत धनायनिक या कार्बोकेटायन, ये धनायनिक कार्बोकेटायन या अम्ल उत्प्रेरित भी कहते हैं, अम्ल उत्प्रेरित। बात यह आती है कि धनायन या कार्बोकेटायन या अम्ल उत्प्रेरित, इसका नाम क्यों आया या अम्ल उत्प्रेरित क्यों कहते हैं? देखो क्योंकि इस प्रकार के बहुलीकरण के अंतर्गत या इस पद में लुईस जो अम्ल होते हैं, अब लुईस अम्ल कौन से हो गए, थोड़ा सा जिक्र हम कर लेते हैं लुईस अम्ल का। जैसे AlCl3, BF3, छोटी सी पहले इसकी परिभाषा के रूप में लुईस अम्ल कौन से होते हैं और लुईस क्षार कौन से होते हैं। लुईस, जैसे 11th में हमने देखा था लुईस अम्ल या लुईस अवधारणा के अनुसार वे यौगिक या अणु या मॉलिक्यूल्स जो लोन पेयर देते हैं, जिन्हें दाता कहते हैं, वो तो होते हैं लुईस क्षार, और जो लोन पेयर ग्रहण करते हैं वो होते हैं लुईस अम्ल। अब वो लोन पेयर दाता या लोन पेयर ग्राही के आधार पर जो दाता होते हैं, जैसे NH3, इससे नाइट्रोजन के संयोजी कोश में बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बंद बना लिया, 1 Lp बच गया। ये होता है लुईस दाता, जिसे लुईस क्षार, लुईस क्षार या दाता परमाणु कौन सा? इसमें नाइट्रोजन है। अब दूसरा एग्जांपल जैसे हम देखा यहां पर बोर्ड के ऊपर BF3, इसके संयोजी कोश में बाह्यतम कोश में यानी कितने होते हैं? 3 बंद बना रहा है, 3 कितने हो गए? 6। इसका स्टेप पूरा नहीं, अपना स्टेप पूरा करने के लिए इसको कितना चाहिए? 1 Lp चाहिए, लोन पेयर चाहिए, तो ये लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जैसे NH3 दाता जो कोर्स है लुईस क्षार, ये लुईस अम्ल की भांति कार्य करते हैं, या ग्राही भी कह सकते हैं इनको। अब जैसे इन्हीं दोनों में वो देख लेते हैं कि NH3 जो नाइट्रोजन है, Lp है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसको देगा? बोरोन को देगा। बोरोन क्या करके इसको ग्रहण करके दोनों के मध्य कौन सा बंध आ जाता है? उपसहसंयोजक बंध। तो ये तो हो गई इसकी थोड़ी सी बेसिक बातें, ये तो हो गई इसकी बेसिक बातें। अब देखो इसमें आगे, तो बच्चों देखो कि AlCl3 ये उत्प्रेरक का कार्य भी करता है,
सेकंड देखते हैं हम H2O यानी जल। ये यहां पर कर रहा है सह उत्प्रेरक का कार्य, सह उत्प्रेरक का कार्य। अब देखो ये आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, और आपस में क्रिया करके देखो क्या बनाएगा। यहाँ AlCl3 है, H2 है, H2O जल का मॉलिक्यूल है। थोड़ा सा यहाँ बेसिक देख लेते, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं HOH। अब HOH है जो जल का मॉलिक्यूल्स है, ये क्या होगा, किस प्रकार से H प्रोटॉन के रूप में निकलेगा। प्रोटॉन के क्या छोड़ के गया, OH छोड़ के गया, तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से क्या उत्पाद बनेगा, AlCl3OH, और कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और प्लस H प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या कर दिया इसने, त्याग कर दिया। अब देखो प्रोटॉन का त्याग कर दिया इसने, प्रोटॉन त्याग। अब ये हो गया, देखो अब इसमें एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेह, एक होता है नाभिक स्नेह। अब आप देख सकते हो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कौन सा होगा, नाभिक स्नेह, नाभिक स्नेह। ये कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेह। बच्चों ये पता चल गया हो कि नाभिक स्नेह कौन से, जो नाभिक से स्नेह करते हैं। इसका नाम, नाभिक के पास में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन के चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसके पास में कौन से जाएंगे, नेगेटिव वाले। तो ये नाभिक स्नेह का कार्य करता है, ये इसका कार्य करता है इलेक्ट्रॉन स्नेह का कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो स्टेप फर्स्ट होती है, अब यानी ये कितनी पदों में पूर्ण होती है, स्टेप फर्स्ट होती है। स्टेप फर्स्ट के अंतर्गत श्रृंखला प्रारंभिक पद होता है। इस पद में कोई भी लुईस अम्ल होता है, जैसे AlCl3 देखा, BF3 का, या इलेक्ट्रॉन स्नेह किसी एकलक अणु पर आक्रमण करके कार्बोकेटायन का निर्माण करते हैं। इसी कारण इसका नाम, या इसको हम कार्बोकेटायन भी कहते हैं। अब देखो जैसे कोई एकलक अणु हम ले लेते हैं, इसको हटा देता हूं। एकलक अणु जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर ले लिया X को। अब देखो यह है वाइनिल एकलक अणु, वाइनिल कह दो या विनाइल कह दो, वाइनिल एकलक इकाई, वाइनिल एकलक इकाई। देखो यहां पर जो X है, ये X क्या है, यहां पर जो ये X है ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। क्या है, X है इलेक्ट्रॉन दाता समूह। वाइनिल या विनाइल इसका नाम क्यों आया, क्योंकि इस कार्बन से जो जुड़ने वाला जो X समूह है, किसके साथ में, जिसमें sp2 संकृत जो कार्बन है उसके साथ में क्या जुड़ रहा है, X जुड़ रहा है। तो वाइनिल एकलक अणु है ये इकाई है। अब क्या है इसमें, X जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, अब इसके पास में देखो, वहां आपने देखा जो नाभिक स्नेह और इलेक्ट्रॉन स्नेह देखा, इसमें अटैक यानी आक्रमण, या किसके साथ में एकलक जो है इकाई है वाइनिल, किसके साथ में क्रिया कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेह इसके ऊपर अटैक करेगा या आक्रमण करेगा। तो प्लस ये लिया H प्लस। अब देखो, अब जो ये धनायन होगा या ऋणायन होगा, इस क्रिया को संचालित करने के लिए ये जो X समूह है वो भागीदारी निभा रहा। कैसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह, ये इलेक्ट्रॉन यानी देने वाला, डोनेट करने वाला, तो ये क्या करेगा, ये पहले वियोजित होगा, और वियोजित होकर किस प्रकार से टूटेगा, किस प्रकार से वियोजित होगा। देखो ये आएगा CH2 नेगेटिव, और ये क्या आएगा CH, यहाँ क्या आ जाएगा X, यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। देखो एक बार तोड़ के दिखाया वियोजित करके, अभी दिख रहा है। इस प्रकार से ये टूटा, तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा इसके ऊपर, मेथिल के ऊपर, और ये अटैक करके जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जुड़ रहा है, इस CH2 के पास में। तो देखो इसको हटा देता हूँ एक बार, ये समझाने के लिए मैंने डाला था यहाँ से। तो ये देखो, तो हाइड्रोजन CH2 और CH, और ये क्या आ गया X, और यहां पर चार्ज क्या आएगा, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या था, दाता समूह था, नेगेटिव वाला था, ये क्या था, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही था, ये तो जुड़ गया से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलकर के हमने बॉन्ड बना दिया, लेकिन यहां पर क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस प्रकार से अब हमारी अभिक्रिया क्या हो रही है, संचालित या संचरित हो रही है। तो इसे कहते हैं कार्बोकेटायन समूह, कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन समूह कहते हैं। अब देखो आगे क्या होता है इस अभिक्रिया के अंतर्गत,
जो श्रृंखला का प्रारंभ था, ये श्रृंखला का प्रारंभिक का पद हो गया। ये यहां डाल सकते हैं आप, ये स्टेप फर्स्ट श्रृंखला प्रारंभिक पद की स्टेप थी ये, जो आप यहां से दे सकते हो इसको, श्रृंखला प्रारंभिक कार्बे केटाइन, ये चाहिए था हमारे को, और इसी कारण इसको कार्बे केटाइन के नाम से जाना, क्योंकि इसमें मध्यवर्ती जो स्पीशीज होती है वो क्या बनती है, कार्बे केटाइन बनती है, इस कारण इसको कार्बे केटाइन समूह कहते हैं। अब देखो आगे क्या होता है। अब देखो जो दूसरी स्टेप में हम देखते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, यहां तक आ गया हमारे को, ये तैयार रखना है, इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। देखो स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड के अंतर्गत हम देखते हैं श्रृंखला संचरण पथ, श्रृंखला संचरण पथ। देखो श्रृंखला संचरण यानी चेन प्रोपिगेशन स्टेप होती है, इसमें क्या होता है, देखो ये उत्पाद बनाता है श्रृंखला प्रारंभिक पद में हमारे पास में, इस वाले को क्या करो अब इधर डालो, और इसमें एकलक अणु है वो क्या होते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, और आगे अभिक्रिया क्या होगी, चलती रहेगी। तो लो कैसे चलती रहती, कैसे आ जाती है, इस वाले को हटाओ यहां से, तो देखो HCH2CH पॉजिटिव, और ये क्या आ गया X, वही वाइनिल एकलक अणु वापस लेके आओ, एकलिक का आपस जुड़ती रहेगी, तो CH2CH और X। इस प्रकार से अब देखो डबल बॉन्ड टूटेगा, वियोजन होगा यहां से, इसी का यहां से वियोजन होगा, क्योंकि X क्या है यहां पर इलेक्ट्रॉन दाता है, और इसी आधार पर क्या होगा, ये जुड़ते रहेगा, टूटते रहेगा। तो देखो यहां से वही क्या आएगा, इसका नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि टूटेगा तो यहां पर पॉजिटिव, यहां पर क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो देखो क्या बना, इसको आप SCH2 या CH3 भी कर सकते हैं। तो ये लो यहां पर मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया यानी CH3, तो CH आगे यहां से, इसके नीचे क्या डालें X, और किससे जोड़ देते हैं CH2 से, ये लो जुड़ जाएगा, बॉन्ड आ गया CH2, यहां से जुड़ गया इसके साथ पॉजिटिव, और आगे वापस पुनः क्या आ गया, ये कैटायन के रूप में आ गया, ये क्या आ गया X। इस प्रकार से श्रृंखला क्या हो रही है, संचरित हो रही है, चल रही है। और ले सकते हैं वही समूह, आप वाइनिल समूह और ले सकते हैं एकलक अणु। तो बार बार हम इसको आगे बढ़ाते रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको चलाते रहते। तो क्यों ना मैं यहां पर क्या ले लूं, एन मॉलिक्यूल्स ले लूं इस वाइनिल के, विनाइल के, NCH2CH और X। तो कौन से समूह का मतलब स्टेप बाय स्टेप यानी संचरण होता रहेगा, इसी समूह का होता रहेगा, बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। तो लो देखो क्या उत्पाद के रूप में जा रहा है, CH3CHX आ गया, फिर CH2CH पॉजिटिव और X चलता रहेगा, जुड़ती रहेगी अभिक्रिया का, ठीक है। और इस प्रकार से क्या, फिर एक और बढ़ा सकते हैं, जैसे आपने यहाँ से जोड़ा, जैसे और जोड़ सकते हो यहाँ से। तो कौन से समूह की जैसे वृद्धि हो रही है, जैसे एक जैसे एन के मॉलिक्यूल एक और ले लेते हैं, CH2CHX पॉजिटिव आ गया। वही बात है, कौन से संचरण हो रहा है, किसका संचरण हो रहा है, इसी का तो हो रहा है, चलाते रहो, आगे बढ़ती रहेगी सब। इस प्रकार से ये क्या आ गई, चेन प्रोपिगेशन यानी श्रृंखला संचरण पथ। अब इस श्रृंखला का क्या करना है, हमारे को समापन करना है। तो ये तीसरी स्टेप, तो श्रृंखला संचरण में क्या हुआ कि कार्बोकेटाइन एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। कार्बोकेटाइन क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, जो वाइनिल एकलक अणु पर क्या करता है, आक्रमण करता है, और एक नया एकलक अणु आक्रमण करते हुए एक नया क्या बनता रहेगा, इसमें कार्बोकेटाइन बनता रहेगा। इस प्रकार दूसरे एकलक अणु से ये क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करता है, ये एकलक अणु की जो संरचना है वो क्या होती है, बढ़ती रहती है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ती रहती है, चलती रहती है। अब देखो आगे क्या होता है, स्टेप थर्ड। तो स्टेप फर्स्ट देखिए आपने, स्टेप फर्स्ट के अंतर्गत क्या किया आपने, श्रृंखला का प्रारंभिकता कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन के ऊपर जो वाइनिल एकलक अणु थे वो क्या करते रहे, उसने अटैक करते रहे, वो अटैक करते हुए श्रृंखला का संचरण होता रहा और आगे बढ़ती गई, और हमारे पास यहां तक
ये इकाई उत्पाद के रूप में प्राप्त। अब हमारे को क्या करना है, इसका समापन करना है, यानी ये जो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आपको, इसको क्या करना है, रोकना है, यानी इसको समाप्त करना। अब समाप्त कैसे करेंगे, क्योंकि कार्बोकेटाइन है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो इसके पास में क्या आएगा, नाभिक से नहीं कोई समूह लेके आए जिससे क्या हो, यह अभिक्रिया रुक जाए। सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ये। तो अब देखो कैसे होता है इसका समापन, किस प्रकार से होता है। तो श्रृंखला समापन पद स्टेप थर्ड, और स्टेप थर्ड के अंतर्गत किस प्रकार से इसको रोकते हैं। तो स्टेप थर्ड में इसको मिटा देता हूं, इसको याद रखना आगे, क्योंकि इससे हम अभिक्रिया को रोकेंगे किस प्रकार से, नाभिक स्नेह का कैसे अटैक करवाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेह खुद है, इसको कैसे अटैक करवाएंगे। देखो समापन पद, देखो श्रृंखला समापन पद के अंतर्गत हमारे पास में जो अंतिम उत्पाद किसका क्या बना था, श्रृंखला। तो देखो श्रृंखला समापन पद में क्या होता है, यानी इस पद में जो कार्बोकेटाइन अणु बना था वो नाभिक स्नेही क्या करता है, आक्रमण करता है, और नाभिक स्नेही हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और जिससे असंतृप्त अणु का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और जब असंतृप्त अणु का निर्माण हो जाता है उसमें क्या होता है, अभिक्रिया रुक जाती है। तो जो उत्पाद हमारे पास में बना था अंत में यही बना था हमारे पास में CH2 CHX CH2 CHX, इसी का वर्दी हो रही थी CH2 CHX, ये पॉजिटिव। अब इसकी क्रिया अभिक्रिया किससे करवा दें, नाभिक स्नेह से। ये बेटा जो अभिक्रिया प्रारंभ में हम देखी थी ना, नाभिक स्नेह, ये थी, क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और किसके साथ में करवा देंगे, नाभिक स्नेह। तो क्यों ना मैं इसको यहां उतार देता हूं, तो प्लस AlCl3OH, ये नाभिक स्नेह है। अब नाभिक स्नेही है तो किस प्रकार से, अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि जो X समूह जुड़ रहा है, इस X समूह के ऊपर जैसे ये कैटाइन है, इस कैटाइन के यानी इस कैटाइन वाले कार्बन के पास वाला कार्बन जो हाइड्रोजन है, यहां से एक हाइड्रोजन का रिप्लेस होगा। और हमने क्या किया, अभी क्या देखा था कि इसमें असंतृप्त यौगिक का असंतृप्त या तो डबल बॉन्ड आएगा ट्रिपल। तो देखो इस हाइड्रोजन को मैं यूं लिख सकता हूं, निकाल सकता हूं H, ये क्या होगा, टूटेगा, यहां से निकलेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां से निकलकर किसके पास में चला जाएगा, ये जो AlCl3OH है जो नाभिक नहीं है, इसके पास में क्या चला जाएगा, ये हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा, और ग्रहण करेगा तो प्रारंभिक आपने अभिक्रिया देखी थी जो उत्प्रेरक सह उत्प्रेरक के रूप में, वो वापस क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो देखो क्या होता है, ये लो CH2 CHX CH2 CHX निकलेगा, ऐसे निकलते ही क्या आ गया, यहां पर गया है पॉजिटिव के रूप में गया, ये क्या छोड़ के गया है यहां पर, नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों मिलकर क्या बना दिया, बॉन्ड। तो CH डबल बॉन्ड CHX, ठीक है। अब देखो H था, इसके साथ में क्रिया करेगा, और क्रिया करके क्या बना, देखो अभी क्रिया तो रुक गई, यहां से AlCl3OH था और ये बन गया वापस AlCl3 और प्लस OH पॉजिटिव है और ये नेगेटिव OH, और ये क्या हो गया H2O, और अभिक्रिया क्या हो गई हमारी, रुक गई। इस प्रकार से इसका श्रृंखला का क्या हो गया, समापन हो गया। किसके द्वारा हुआ है ये हुआ है, कौन सी है, आयनिक योगात्मक कौन सी है, कार्बोकेटाइन या अम्ल उत्प्रेरित थी। अम्ल उत्प्रेरित के अंतर्गत हमने इस प्रारंभ में देखा कि कोई भी विनाइल या वाइनिल एकलक अणु है, वो वाइनिल एकलक अणु क्या होगा, इसमें से X जो समूह जुड़ा होता है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि X है वो इलेक्ट्रॉन दाता है या इलेक्ट्रॉन ग्राही है। यहाँ पर जो X था वो क्या था, इलेक्ट्रॉन दाता समूह था, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। इस आधार पर ये जो X समूह था, इसके आधार पर यह अभिक्रिया प्रारंभ की तो डोनेट दाता था,
था, तो इस प्रकार से किसमें परिवर्तित हुई, कार्बोकेटाइन हुई। कार्बोकेटाइन के अंतर्गत प्रारंभिक पद देखा हमने, प्रारंभिक पद के अंतर्गत कार्बोकेटाइन बना। अब इस कार्बोकेटाइन में क्या जो प्रारंभिक पद बना, इसमें जो वाइनिल या विनाइल एकलक अणु हैं वो क्या होंगे, आपस में जुड़ते रहेंगे और श्रृंखला का क्या होता रहेगा, संचरण होता रहेगा। अब जो श्रृंखला का संचरण हो गया, उस संचरण के अंतर्गत उसको क्या करना है, रोकना है। तो तीसरे स्टेप में श्रृंखला का समापन आया। श्रृंखला के समापन के अंतर्गत जो हमने जो AlCl3 और जल के मॉलिक्यूल के साथ में अभिक्रिया करवाने के फिर नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही जो समूह बना था, उस नाभिक स्नेही का, क्योंकि खुद ये क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन है जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, तो नाभिक स्नेही का क्या करा देते, इसको अटैक करवा देते हैं, जिससे क्या करते थे, हाइड्रोजन खींच के ये किसमें बता देते, AlCl3 और H2O यानी जल के अंतर्गत परिवर्तित हो जाते। अब देखो बच्चों क्या होता है आगे, ये बन गया हमारे पास में श्रृंखला समापन का अंतिम पद। तो इस प्रकार से मैंने वापस रिवाइज कर दिया। तो ये होता है श्रृंखला समापन कार्बोकेटाइन का, और इस प्रकार से अभिक्रिया हमारी समाप्त हुई। अब दूसरी आती है, सेकंड आती है, ये तो कार्बोकेटाइन। अब सेकंड लेते हैं कौन सी, ऋणायनिक या कार्बोएनाइन या क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया। लो बच्चों देखो, ऋणायनिक कह दो, कार्बोनाइन कह दो, या क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया। क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया, उत्प्रेरित तय है बेटा। देखो अब क्षार उत्प्रेरित क्यों कहा, क्योंकि हमने सर्वप्रथम इसका जिक्र कर लिया था, क्योंकि ये क्या होता है, लुईस अम्ल क्यों पड़ा था, और लुईस क्षार क्योंकि इसके पास में क्या होता है, लोन पेयर की दिखता होती है किस प्रकार से चलती है। अब देखो इसमें भी वही 3 स्टेप पूर्ण होती हैं, वही श्रृंखला का प्रारंभ होगा, श्रृंखला का संचरण होगा और श्रृंखला का क्या होगा, समापन होगा। तो देखो बच्चों, श्रृंखला प्रारंभिक पद क्या होता है, यानी इसके अंदर क्या होता है, इस पद में जो एकलिक इकाइयां होती हैं पर क्या करते हैं, लुईस जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। कौन, इस पद में एकलिक इकाइयों पर लुईस क्षार आक्रमण करते हैं, जिसके कारण कार्बोएनाइन मध्यवर्ती पद बनता है, कार्बोएनाइन मध्यवर्ती पद बनता है, और इसी कारण इसको कार्बोकेटाइन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका प्रारंभिक जो पद या मध्यवर्ती जो पद हम देख रहे हैं, प्रारंभिक पद के मध्यवर्ती, वो क्या बना, कार्बोएनाइन पद बना। तो देखो कार्बोएनाइन, और इस कारण कार्बन कैटायन भी कहते हैं। अब देखो किस प्रकार से होती है, इसी प्रकार से जैसे कोई भी विनाइल वाइनिल, जैसे CH2 डबल बॉन्ड Cl, अब की बार यहां पर Y समूह ले लिया, और इस Y समूह, ये Y क्या है, मैं जिक्र कर देता हूं, Y यहां देखो, इसमें तो क्या था, वो तो क्या था, इलेक्ट्रॉन क्या था, ग्राही था, आधा था, देखें फटाफट बताओ। और इसमें जो ये Y है वो क्या है, ठीक है, वो दाता था, और ये क्या है, आकर्षीय। तो ये Y बराबर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, जिसमें क्या क्या हो सकते हैं, शेयर नेगेटिव हो सकता है, क्लोराइड आयन जिसे कहते हैं, साइनाइड आयन हो सकता है, या कोई एस्टर का हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है इसके अंतर्गत सब। ठीक है सर, यहां तक तो हमारे को मतलब देख लिया, आ गया। अब देखो इसमें किस प्रकार से श्रृंखला का जो प्रारंभिक पद है, किस प्रकार से इसमें लुईस क्षार है वो आक्रमण करता है, और जैसे कि जो कार्बोएनाइन है उसका क्या बनता है, मध्यवर्ती स्पीशीज बनता है। तो अब इस पर क्या होता है, नाभिक स्नेही है वो अटैक करेगा, क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो नाभिक स्नेही किस प्रकार से क्या करता है, इसमें अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षण। तो जैसे मैंने ले लिया, जैसे कोई भी नाभिक स्नेही बी नेगेटिव ले लिया, नाभिक स्नेही, ये नाभिक स्नेही है। तो नीचे वाले को मैं हटा देता हूं, एक बार अब क्लियर कर देता हूं यहां तक इसको, ये नाभिक स्नेही है। ये नाभिक स्नेही किस प्रकार से अटैक करता है, देखो अब ये निर्भर करेगा इस इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, आकर्षण कर रहा है, यानी खींच रहा है। खींच रहा है तो स्वाभाविक है यहां पर ये इलेक्ट्रॉन Y है,
इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये क्या करेगा, इस वाले के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो क्या बनेगा देखो, यहां से एक बार मैं बता देता हूं, जैसे ऐसा बनेगा CH2, यहां क्या आ जाएगा देखो पॉजिटिव, और ये क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा Y, ऐसा समूह बनेगा। तो क्यों ना मैं जोड़ देता हूं। अब देखो ये पॉजिटिव और ये जैसे B नेगेटिव है, आपस में बॉन्ड का निर्माण फॉर्मेशन कर देंगे, तो BCH2CHY, और इसके कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आया, ऋण आयन, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, कार्बेनायन। ये हमारा श्रृंखला का प्रारंभिक पद हो गया। श्रृंखला का क्या हो गया, प्रारंभिक पद। तो नीचे वाले को तो मैं हटा देता हूं, जैसे ये श्रृंखला का प्रारंभिक पद हो गया। अब वही इसमें क्या होगा, ये एकलक अणु है, जो वाइनल या विनाइल एकलक अणु है, ये क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या हो जाएंगे, इसके साथ में जुड़ते रहेंगे। कैसे उठाओ, तो इस प्रकार से ये थी हमारी स्टेप, कौन सी, स्टेप फर्स्ट, श्रृंखला प्रारंभिक पद डाल दिया था पहले, यानी श्रृंखला प्रारंभिक पद, ठीक। ये अब चलेगी स्टेप सेकंड, श्रृंखला संचरण पद, श्रृंखला संचरण पद, यानी चेन प्रोपगेशन स्टेप। तो देखो क्या होता है, ये हमारा अंतिम इसमें उत्पाद बना था। अब इसमें एकलक अणु हैं, ये क्या होते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। हटाओ इसको, यहां से उठाओ और देखो BCH2CH, यहां क्या जाएगा नेगेटिव, यहां क्या जाएगा, ये कोई भी समूह जो Y है इलेक्ट्रॉन आकर्षण समूह से जुड़ा हुआ है, प्लस CH2CH, ये एकलक अणु इससे क्या करेगा, अटैक करेगा, जुड़ता रहेगा, आगे चलती रहेगी ये इकाई है। तो वही टूटेगा तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर क्या चला जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। देखो BCH2 क्या उत्पाद बना, रफ कॉपी है बच्चों आपके पास में, उसमें आप खुद भी मतलब इसकी मतलब जब पहले स्टेप आ गई, दूसरे स्टेप तो आप खुद भी मतलब कर सकते हो, फिर अपना टैली कर सकते हो इसको कि हाँ मैंने सही किया है। ये देखो यहाँ से आ गया, इससे साथ में ये जुड़ जाएगा, और इसके नीचे क्या है, समूह तो जुड़ रहा है Y, और CH2CH, ये वापस क्या हो गया यहाँ पर नेगेटिव, ये हो गया Y। तो ये कौन सा बना था अपने पास में, कार्बेनाइन, नाम भी लिख सकते हो एनाइन, कार्बेनाइन समूह बना था। ठीक, चलो आगे, श्रृंखला चलती रहेगी, जुड़ती रहेगी। तो क्यों ना मैं इसी को आगे जैसे और एक समूह जोड़ के देख लेते हैं, जैसे इसी से जोड़ लेते हैं एक और, जैसे क्या बना, देखो एक और ले लो, एकलक अणु, ये लो, यही था CH2 डबल बॉन्ड CH, ये Y, जोड़ दो इसको। कैसे जोड़ोगे, क्या बना उत्पाद के रूप में, BCH2 सिंगल बॉन्ड CHY, फिर CH2CHY, फिर CH2CHY, नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार से इसमें कौन से एकलक इकाइयों का मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है, कौन सी चेन के रूप में भागीदारी निभा रहे हैं, ये वाला समूह। तो क्यों न हम इस समूह को क्या कर देते हैं, एन भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे ये लगा दिया। तो क्यों न मैं इसका भी एन मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। ये तो बार बार एकांतर क्रम स्टेप बाय स्टेप क्या हो रही है, इसकी वृद्धि हो रही है। ये तो देखो ये श्रृंखला का संचरण चलती रहेगी, अभिक्रिया जोड़ते रहो समूह एकलक अणु, और अभिक्रिया क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। अब तीसरी स्टेप में आती है श्रृंखला का समापन। अब इस श्रृंखला समापन कैसे करें, अब श्रृंखला समापन करने के लिए हमारे को जरूरत किसकी पड़ेगी, क्योंकि कार्बेनाइन है। अब इसके समापन पद करने के लिए इस पद में कार्बोकेटायन अणु पर जो केटायन बन रहा है, सॉरी कार्बेनाइन जो समूह है, इस कार्बेनाइन समूह पर किसका अटैक होगा, बताओ। देखिए चलो अच्छा सोचा। तो श्रृंखला समापन में जो भी प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही की उपस्थिति में ये श्रृंखला का समापन हो जाता है। किसकी उपस्थिति में, इलेक्ट्रॉन स्नेही की उपस्थिति में श्रृंखला का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। तो हमने प्रारंभ में जैसे देखा था, यह अभिक्रिया देखी थी,
तो यही तो देखी थी हमने अभिक्रिया, AlCl3 जल के साथ में अभिक्रिया करवा रहे थे और क्या बना था हमारे पास में AlCl3OH, यही तो बना था हमारे पास में प्लस H प्रोटॉन। ये देखो ये तो किसका कार्य कर रहा था, नाभिक स्नेही था, स्नेही, और ये क्या था, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही इस नाभिक स्नेही से पर क्या करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि ये नाभिक स्नेही है। नाभिक स्नेही यानी नाभिक से स्नेह करने वाले, नाभिक के पास में आपको पता है क्या होता है, नाभिक के पास खुद के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसके पास में कौन सी जाएंगी, नेगेटिव। तो ये कौन सी हो गई, नेगेटिव वाली जो जा रही है नाभिक स्नेही, इसके ऊपर अटैक किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो हाइड्रोजन का क्या करा दो, इसके ऊपर अटैक करवा देते, तो करवा देते। तो ये कौन सी हो गई हमारी स्टेप थर्ड। तो इसको हमारे को क्या करना है, वापस ले। तो मैं स्टेप थर्ड ले लेता हूं, ऊपर वाले को मैं से हटा देता हूं। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड के अंतर्गत क्या करते हैं, देखो इस वाला जो इसका संचरण पद में अंतिम उत्पाद बना था, इसको उठाओ यहां से, यहां डालो BCH2CHY, CH2CHY, CH2CHY, नेगेटिव चार्ज। किसका अटैक करवाएंगे, ये खुद नाभिक स्नेही, किसका अटैक करवा देते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। तो ये प्रोटॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करेगा। जोड़ो, देखिए कैसे जोड़ते हो, फटाफट देखिए जोड़ के देखो, देखिए कैसे जोड़ता है, कहां जोड़ोगे, दिख रहा होगा आपको, हट गया मैं, देखिए जोड़ो इसको फटाफट। जोड़ दिया, कुछ ही नहीं है, ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स ने अटैक करवा दो इसके ऊपर, ये लो, और उत्पाद के रूप में क्या हो गया, ये लो नीचे डाल देता हूं, उत्पाद के रूप में ये बन गया, क्या बना, BCH2CHY। बहुत इजी, आसान है, एक दो बार रफ कॉपी में आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मतलब कुछ भी नहीं है, केमिस्ट्री प्रैक्टिस के लिए ही है। और यहां पर प्रोटॉन दे दिया इसको, ये क्या हो गया, CH2 पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, और दोनों जुड़ गए और अभिक्रिया होगी, रुक गई, ये बैलेंस भी हो गई। कार्बन देखो संयोजकता क्या हो गया अपने पास, 4 हो गई, 2 हाइड्रोजन, 1 इधर बॉन्ड, 1 इधर बॉन्ड, और ये क्या हो गया, श्रृंखला समापन पथ। ये है हमारा स्टेप, श्रृंखला समापन पथ, समापन पथ, श्रृंखला समापन पथ। इस प्रकार से आयनिक योगात्मक बहुलीकरण में हमने धनायन, जो कार्बे केटायन कहते हैं या अम्ल उत्प्रेरक करते हैं, वो पढ़ी पहले। दूसरी हमने पढ़ी कार्बे एनायन, या कौन सी, सार उत्प्रेरित अभिक्रिया, या कौन सी, ऋणायन उत्प्रेरित अभिक्रिया। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन ज्यादातर क्या बनता है, कैसे बनता है, ये तो प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा बच्चों। अब इसमें क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है, या तो आपको क्या करेगा, इसमें धनायन है इसकी क्रियाविधि पूछ लेगा आपको, या ऋणायन है इसकी क्रियाविधि पूछेगा कैसे, आयनिक योगात्मक बहुलीकरण में धनायन की क्रियाविधि को समझाइए, तो दोनों पूछ, या मुक्त मूलक क्रियाविधि को समझाइए, या इसमें क्वेश्चन बनेगा कि जो आयनिक योगात्मक है इसमें हमने धनायन और ऋणायन पढ़ना, इन दोनों में क्या कराएगा, ये तुलना करवाएगा। तो देखो तुलना करवाएगा तो कैसे करवाएगा, तो कैसे हम इसकी तुलना कर सकते हैं, तुलना हम आराम से कर सकते हैं, इसमें पढ़ लिया हमने, तुलना कैसे कर सकते हैं। देखो पहले हम जब भी तुलना करते हैं इनकी क्रियाविधि, तो इसको हमेशा क्या करो, 2 भाग बनाओ हमेशा, तुलनात्मक रूप से पहले क्या करते हैं, दोनों भाग अलग अलग लिख दो। एक तरफ कर दो धनायन क्रियाविधि, धनायन क्रियाविधि, धनायन क्रियाविधि, एक तरफ कर दो क्या, ऋणायन क्रियाविधि। तो हमेशा तुलनात्मक रूप से करो, तो कभी भी हमेशा ऐसे नहीं कि पहले हमने धनायन का लिख दिया, 2-4 लाइन लिख दी, नहीं फिर ऋणायन की लिख दी 2-4, नहीं, तुलना करवा रहे तो उसको 2 भागों में डिवाइडेशन कर लो, उसको 2 भागों में डिवाइडेशन करके ये लो कर दी। अब देखो क्या क्या पढ़ा, पहले तो इनकी जो आपने हेडिंग, सब हेडिंग बनाई थी वो ही डाल देते हैं हम, क्या क्या डाली थी इसमें। पहला पॉइंट तो क्या हो जाएगा कि धनायन जो क्रियाविधि होती है इसको हम क्या कहते हैं, लगा दो, इसको हम क्या कहते हैं, अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया भी कहते हैं या सार उत्प्रेरित अभिक्रिया। फटाफट बताओ, देखिए सही सोचा, क्योंकि इसे अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया भी कहते हैं धनायन को, इसको हम अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया कहते हैं,
अम्ल उत्प्रेरित, पूरा लिख सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया, उत्प्रेरित अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहते थे, क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया। चलो छोटा डाल देते हैं, अभिक्रिया, ठीक हो गई। दूसरा इसका नाम क्या निकला था, धनायन था, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, धनायन को कार्बोकेटायन कह सकते हैं, कार्बे एनायन कह सकते हैं। बताओ, सही सोचा। इसको कार्बेकेटायन भी कहते हैं, केटायन। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कार्बे एनायन, ठीक है। इसमें मध्यवर्ती क्या बनता है, जो धनायन क्रियाविधि है इसमें मध्यवर्ती क्या बनाता है, इसमें मध्यवर्ती कार्बे केटायन बन रहा था, इसलिए इसको कार्बे केटायन। इसमें मध्यवर्ती क्या बनाता है, इसमें कार्बे एनायन बन रहा था, इसलिए जो ऋणायन क्रियाविधि इसको कार्बे एनायन कहते हैं। ये अम्ल उत्प्रेरित है और दूसरी वाली कौन सी है, क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया है। तीसरा हम एक और देखते हैं कि इसके जो समापन पद है, किसके, धनायन में, धनायन में समापन पद में कौन सा अभिकर्मक स्नेही काम में कराता है, यानी नाभिक स्नेही। इसमें कौन सा कर रहा है, नाभिक, समापन पद में नाभिक स्नेही काम में आता है, नाभिक स्नेही। तो इसके समापन पद में कौन आता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये लो हो गई, देखो तुलनात्मक की अभिक्रियाओं के अंदर का जैसे हमने पढ़ा। और इसको कार्बेकेटायन की क्रियाविधि कहते थे, इसको क्या कहते हैं, कार्बे एनायन की क्रियाविधि कहते। बस इतना पॉइंट हो गया, इसमें 4 पॉइंट हो गए। कार्बेकेटायन क्रियाविधि लिख देना, एक चौथा पॉइंट, और कार्बे एनायन की क्रियाविधि कह देना। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या हुई, इनकी मैकेनिज्म पूर्ण हुई, यानी इनकी बहुलीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। और अंत में ये क्वेश्चन तुलनात्मक रूप से भी हमने देख लिया। अब देखो क्या होता है आगे। हमने पढ़ा था, योगात्मक के रूप में पढ़ा था। दूसरा और था संगनन बहुलीकीकरण। क्या था, संगनन बहुलीकीकरण दूसरा। तो देखो संगनन बहुलीकीकरण क्या होता है, दूसरा ये छोड़ दिया था वहां पर हमने, क्योंकि एक योगात्मक पढ़ लिया था। योगात्मक में हमने मुक्त मूलक देख लिया और आयनिक वाला देख लिया, आयनिक में धनायन ऋणायन की देख ली, दोनों की हमने क्रियाविधि देख ली। अब आता है संगनन बहुलीकीकरण कर दो या बहुलीकीकरण कर दो, संगनन बहुलीकरण। देखो संगनन बहुलीकरण वही है जिसके अंतर्गत, बहुलीकरण के अंतर्गत एकलक अणु एक के बाद एक क्रम से क्या होते हैं, जुड़ते रहते हैं। और इस संगनन बहुलीकरण के फलस्वरूप सह उत्पाद के रूप में, सह उत्पाद के रूप में कोई जल का मॉलिक्यूल, सह उत्पाद के रूप में क्या निकलेगा, या तो जल का मॉलिक्यूल, या कोई NH3 समूह, या कोई एल्कोहलिक समूह क्या होता है, एल्कोहलिक या एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहलिक समूह क्या होता है, बाहर निकलता है। किसके रूप में, सह उत्पाद के रूप में क्या होते हैं ये मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते, किसमें, संगनन बहुलीकरण के अंतर्गत। जैसे इसका एग्जाम्पल हमने शुरुआत में लेके देखा था, जैसे नायलॉन 6 का लेके देखा था, जिसमें जल का मॉलिक्यूल क्या हो रहा था, बाहर निकल रहा था। अब देखो कि इसमें यानी हमने देखा कि बहुलीकरण के फलस्वरूप यानी सह उत्पाद के रूप में कोई जल का मॉलिक्यूल या NH3 या एल्कोहलिक समूह, या हम कह सकते हैं जैसे CO2 समूह क्या होते हैं, बाहर निकलते रहते हैं। और ये अभिक्रिया क्या होती है, एक के बाद एक पद में क्या होती है, संपन्न होती रहती है, जुड़ती रहती है। इस कारण इसको क्या कहते हैं, एक के बाद एक जुड़ रही, इस कारण इसको क्या कहते हैं, पदस्थ वर्धी बहुलीकरण भी कहते हैं। पदस्थ यानी स्टेप बाय स्टेप। और इस प्रकार से क्या होती है, ये वर्धी के फलस्वरूप क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल इसको सिद्ध कर लेते हैं, हालांकि 4-5 एग्जाम्पल दे रहे हैं हमने बुक में, एक एग्जाम्पल हम सिद्ध कर लेते हैं। जैसे डाई एमीन व डाई अम्लो, डाई एमीन व डाई अम्लो द्वारा पोलीएमाइड, डाई एमीन व डाई अम्लो द्वारा पोलीएमाइड, जिसका एग्जाम्पल नायलॉन 6 है। पोलीएमाइड क्यों है, क्या वो हम आगे बताएंगे। इसमें क्या है, क्यों एमाइड, क्यों, क्योंकि चलो बता देते, क्योंकि इसके अंतर्गत एमाइड समूह यानी NHCO समूह क्या होता है, बनता है, इसमें एमाइड समूह बनता है। और इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या है, डाई एमीन और डाई अम्लो से पोली एमाइड यानी नायलॉन 6 का निर्माण। तो क्यों न हम इस एक नायलॉन 6 का निर्माण है, किस प्रकार से पदस्थ वर्ध यानी एक के बाद एक जुड़ते रहते हैं। चलो जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने, नायलॉन 6 किसके रूप में ले रहे हैं हम,
मैंने डाला यानी हेडिंग के रूप में, यानी पहला एग्जांपल लिया मैंने, यानी डाई एमीनो व डाई अम्लू से पॉलीएमाइड का निर्माण। और पॉलीएमाइड में एग्जाम्पल हमने ये डाल दिया कि नायलॉन 6। अब देखो नायलॉन 6 में दो एक इकाई होती है, एक होता है एडीपी अम्ल और एक होता है हेक्सामेथिल डाई एमीन। एक होता है एडीपी अम्ल, दूसरा कौन सा है, हेक्सामेथिल डाई एमीन। तो देखो हेक्सामेथिल डाई एमीन सूत्र क्या है हमारे पास में, हेक्सामेथिल डाई ये लो हमने पहले जिक्र कर लिया था और मैंने कहा था कि आगे बहुत बार आएगा। हेक्सामेथिल हो गया मेथिल 6 और NH2 हेक्सामेथिल डाई एमीन प्लस दूसरा कौन सा है एडीपिक अम्ल, तो CH2 का होल 4 COOH और COOH। अब देखो इस जो COOH है पहले भी जिक्र किया था, इसको हम U लिख सकते हैं बच्चों, C डबल बॉन्ड OOH यू लिख सकते हैं इसको। और NH2 है इसको हम यू लिख सकते हैं NHH यू भी लिख सकते हैं इसको, खोल दिया है संरचना सूत्र के रूप में जैसे कहते हैं। ठीक, तो क्यों ना मैं जैसे बताया यहां पर ऐसे रख देता हूं इसको, इधर H और H, इस COOH को भी संरचना सूत्र के रूप में लिख देते, C डबल बॉन्ड OOH, थोड़ा सा सही लिखते थे इसको, C डबल बॉन्ड OO यानी H। ये तो क्या है हेक्सामेथिल डाइएमीन, ये क्या है एडीपिक अम्ल। इससे नायलॉन 6 इसका कैसे निर्माण करते हैं, दिख गया होगा आपको, ये दिख रहा होगा COOH जिसे कहते हैं, डबल OH न बोल के इसको सही बोलने का तरीका COOH होता है। ठीक, अब देखो हेक्सामेथिल डाइएमीन एडीपिक अम्ल, मैंने बताया पदस्वर्ती यानी एक के बाद एक अणु आपस में एकलक अणु क्या होते हैं जुड़ते रहते हैं। चलो मैं यहां पर एक अणु जोड़ देता हूं, किसका जोड़ूं, देखो अंत में क्या आया है हमारे पास में एडीपिक अम्ल है। अब अंत में एडीपिक अम्ल आप किसकी ले लो, हेक्सामेथिल डाइएमीन की इकाई ले लो। ये लो सूत्र डालो वापस यहां पर, इसके ऊपर डाल दो NH2 CH2 6 NH2 जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे, वही क्या होगा, देखो बच्चों जुड़ गया होगा, ये लो दूर हट गया, मैं जोड़ो आप देखें, रब कॉपी तुम्हारे पास में है, रब कॉपी रखो, खुद फटाफट जोड़ सकते हो आराम से। क्या मॉलिक्यूल, किसका मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जल का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जैसे NH2 मैंने पहले बता दिया कैसे खोल सकते हो आप, हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, इसका OH ले लेना, इसका क्या ले लेना हाइड्रोजन ले लेना, क्या हो जाएगा H2 क्या हो जाएगा बाहर निकल रहा है। जैसे मैंने बताया जैसे ये खोला, जैसे ये लो ये H सर ये OH, जल का मॉलिक्यूल निकल गया ना ऐसे बार। क्या बचा इसके पास में NH, इसको भी जैसे आप बताया था खोल के रखना है, इसको भी तो खोल दिया होगा इसको, तो क्या रहा हमने पास में, जोड़ दो, ये लो NHH CH2 का होल 6 NH, क्या जोड़ा इससे, जैसे सॉरी एक बार यहां से भी आप निकाल सकते हैं, ये सॉरी वहां से यहां से भी निकाल दो एक बार, इसको एक बार मेंशन कर दो बेटा बच्चों, एक बार रुक जाओ, एक बार इसको देखो यहां से, एक बार हमने बहुत आगे चलेंगे जो आगे जोड़ते रहेंगे, क्योंकि पहले इसको यहां से तो निकाल देते हैं हम, बहुत जल्दी मतलब आगे बढ़ गए, यहां से निकाल दो, ये लो चलो कोई दिक्कत नहीं, वही बात है, एक ही बात है। NHH खोल सकते हैं, ये लो CH2 का होल 6, एक ही बात है, जैसे यहां पर निकाल दो इसको पहले, जैसे सर पहले तो निकाला नहीं, आगे आपने निकाल दिया, ये लो H क्या आया यहां से निकल गया, देखो जल का मॉलिक्यूल, तो ये जल का मॉलिक्यूल निकल गया बाहर। क्या बचा हमारे पास में, O C डबल बॉन्ड O डाल सकते क्योंकि OH तो निकल गया ना, तो C डबल बॉन्ड O और CH2 का होल 4 और COOH, ये लो ये है वो एमाइड समूह जिसमें हमने जिक्र किया था पॉली एमाइड यानी एमाइड। पॉली एमाइड अभी देखिए कैसे वर्दी होती है, कैसे ये होता है वो एमाइड जिसमें NH और CO समूह पाया जाता है, इसीलिए इसका एमाइड समूह है। ठीक,
अब जैसे अभी मैंने बताया था, वापस जैसे वही बात ले लो इसमें से। अब किसकी ले लो इसमें से, एडीपी का अम्ल है, एक और जोड़ दो इकाई प्लस किसकी लेंगे, हेक्सामेथिल डाइमीन, तो रख दो इसको U, क्या जाएगा CH2 क्या जाएगा होल 6 और N येलो। वही जैसे खोल के बताया, इसको भी आप खोल सकते हो आराम से, तो ये लो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से वैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। OH ये H, ये लो क्या हुआ, जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया तो क्या हो गई, ये इकाई इससे जुड़ गई, तो लो इससे इकाई जुड़ गई, तो आगे चलते रहते जल का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो इसके उत्पाद के रूप में क्या बना, देखो यहां दर्शा दो मध्य में लेकर H2O जुड़ जाएगा यहां से, देखो क्या बना, फटाफट मेंशन मतलब कॉपी के अंतर्गत आप कॉपी में उतार रहे होंगे, NHCS2 का होल 6, ये NH, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH2 का होल 4, C डबल बॉन्ड O, क्या हो गया, जल का मॉलिक्यूल जैसे H2 निकल गया तो क्या बचा इसके पास में NH, ये हाइड्रो एक कोई सा भी ले सकते, फिर CH2 का होल 6, फिर NH और H, ठीक। एक और जोड़ सकते हो आप, क्या देखो एकांतर क्रम आपको लेना है, एक बार आपने क्या ली, किसके लिए आपने, एक बार एडीपी कमल के लिए ली, एक बार हेक्सामेथिल डाइमीन, एक बार एडीपी कमल के लिए, एक बार हेक्सामेथिल डाइमीन, ऐसे जैसे एक बार और जोड़ोगे एक स्टेप और बढ़ जाएगी, बार बार इसी को पुनरावृत्त कर रहे हैं, तो क्यों ना यहां पर हम क्या कर ले, n मॉलिक्यूल्स ले लो, यानी n अणु कौन से हो गए, एडीपी का अम्ल का एक बार हेक्सामेथिल डाइमीन का, फिर एक बार एडीपी का अम्ल का और एक बार हेक्सामेथिल डाइमीन, और कौन से मॉलिक्यूल बाहर निकलते रहेंगे संयुक्त उत्पाद के रूप में H2O ये निकलते रहेंगे, और इस प्रकार से ये क्या होगी, पदस्थ बढ़ती यानी बढ़ती रहेगी और बढ़ती रहेगी, तो अंत में हमारा जो उत्पाद है वो क्या बन रहा है, तो देखो मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूं इसको, तो ये उत्पाद बनता रहेगा, बना दिया होगा, देखो ये NHH CH2 का होल क्या जाएगा 6NH, C डबल बॉन्ड O, फिर क्या जाएगा CH2, बढ़ाते रहो कितना ही, या यहां भी रोक सकते हैं, C डबल बॉन्ड O NH, फिर वापस जैसे चल रहे हैं जैसे C डबल बॉन्ड O, CH2 सॉरी CH2 का होल क्या जाएगा 6 आ जाएगा, और यह क्या जाएगा NH, यह हाइड्रोजन है, क्या निकलते गए इसमें से, n अणु ले रहे हैं तो n ही अणु किसके निकलते रहेंगे, जल के, ये नीचे यानी कि नारायण तो ऊपर दे दिया, n ही जल के मॉलिक्यूल क्या होते रहेंगे इसमें से निकलते रहेंगे, और इस प्रकार से ये श्रृंखला को हमारे को क्या करना है, चलती रहेगी और क्या होती रहेगी, वृद्धि होती रहेगी, तो इधर से भी निकलती रहेगी, इधर से भी चलती रहेगी भाई, आगे स्टेप तो इसको हटा दो भाई, इसका भी जैसे आगे वाला जो आप क्या जोड़ रहे हैं एडीपी अम्ल का, जिसका सी डबल निकल जल का मॉलिक्यूल, इसी इधर क्या जोड़ोगे आप, जैसे एडीपी अम्ल आ रहा है हेक्सामेथिल आ रहा है, तो इसका हाइड्रोजन काम आ जाएगा, तो इस प्रकार से किसी का जैसे आप यहां भी लगा सकते हो आप, या आप इसको क्या कर सकते हो, यहां पर भी क्या कर सकते हो, इसको रोक सकते हो, जैसे ये भी कर सकते हो, बार बार एकांतर क्रम में क्या हो रही है, इसकी वृद्धि हो रही है, और इस प्रकार से कहते हैं एडीपी में हेक्सामेथिल डाइमीन, एडीपी के हेक्सामेथिल डाइमीन आपस में जुड़ते थे, n अणु निकलते रहते हैं, सह उत्पाद के रूप में कोई भी या तो जल का मॉलिक्यूल निकलेगा, या कोई CO2 निकलेगा, या कोई एल्कोहलिक समूह निकलेगा, या कोई HCl का समूह निकलेगा सह उत्पाद के रूप, इसलिए ये संघनन बहुलीकरण के अंतर्गत क्या होता है, एक के बाद एक स्टेप जुड़ती रहती है, और इसे क्या कहते हैं, पदस्थ अभिक्रिया या पदस्थ बहुलीकरण की क्रियाविधि भी से कहते हैं। तो इसके अंतर्गत बात ये आती है, देखो मैंने पीछे भी जिक्र किया था पहले वाले वीडियो के कि सर इसका जो नायलॉन, याद करो इसका मैं क्वेश्चन करता हूं, इसका नायलॉन 6 नाम क्यों पड़ा, नायलॉन 6 नाम क्यों पड़ा, बताओ देखें फटाफट नाम बताओ, देखिए इसका क्यों पड़ा नायलॉन 6,
और ये नायलॉन 66 इसका आप मुझे कमेंट में यानी कमेंट बॉक्स है अपनी जो यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसके ऊपर कमेंट्स डालोगे आप, जिसने मैं तभी समझूंगा कि आपने वीडियो पूरा देखा है। और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नायलॉन 66 इसे क्यों कहते हैं। ये बच्चों आप मुझे उस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। ये मेरा छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। तो इस प्रकार से ये संघनन बहुलीकरण हमारी क्या हुई, समाप्त होती है। और इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं। अगला टॉपिक है अगला टॉपिक हम सहबहुलीकरण का लेंगे। अगला टॉपिक सहबहुलीकरण या विषम सहबहुलीकरण लेंगे। तो आपको पहले इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और डेली रोज़ आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और आप घर बैठे आराम से कहीं निकलने की आवश्यकता नहीं, घर बैठे आपको मतलब अपना जो स्टडी है वो जारी रखे। जितने दिन लॉकडाउन रहता है उतने दिन जारी रखे। और आपको इस चैप्टर की पीडीएफ मैंने भेज दी है। जिसके पास भी पीडीएफ नहीं पहुंची है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स डालोगे तो ही मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि पता नहीं चल रहा क्योंकि कितनी वीडियो आप यूट्यूब के ऊपर क्लास का मतलब लाइव क्लास का मतलब आनंद ले रहे हैं। तो इस प्रकार से अपना क्या है टॉपिक फिनिश हुआ। अगले जो से अपना लेक्चरर होगा अगले के अंतर्गत, जिसके अंदर अगला हम स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों नमस्कार। बस स्टडी जारी रखना। स्टडी के अंतर्गत मतलब अच्छा मौका है आपके पास में घर बैठकर, और अच्छा मटेरियल मिल रहा है। जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं है वहाँ आप ज़रूर आराम से पूछ सकते हो। हाँ आप ये ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से धन्यवाद, थैंक्स। वीडियो पूरा देखना है और पूरा समझना है, और जो क्वेश्चन किया है उसका आप कौन कौन क्वेश्चन का आंसर देते हो तभी पता आप मेरे को चलेगा कि कितने इस वीडियो को मतलब देख रहे हैं, मतलब इसका आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद, थैंक्स।